तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू ना करने का फैसला सुनाया, साथ ही कमेटी का गठन भी किया, जिसे लेकर किसान पहले ही कह चुके थे कि वो उन्हें मंजूर नहीं और वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। और वहीं किसानों के कार्यक्रम में अब कोई बदलाव भी नहीं हो रहा है। आज लोहड़ी के मौके पर तीनों कानूनों की प्रति जलाने का कार्यक्रम है। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ लेने, 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन के घेराव का भी कार्यक्रम जारी रहने वाला है। यानी कि किसान जो है वो अपना कार्यक्रम पहले की तरह जारी रखेंगे। एक तरह से आंदोलन जारी रखने का फैसला यहाँ पर किसानों ने कर लिया है। आज 49वां दिन हो गया है जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि समिति के चारों सदस्य नए कृषि कानूनों के समर्थक रहे हैं और ये इन सदस्यों द्वारा लिखे लेखों से स्पष्ट होता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कहे मुताबिक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। हालांकि इस रोक के पीछे कानूनों की संवैधानिक सीमाओं को आधार नहीं बनाया, दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों की तकलीफ और शिकायत का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है। कमेटी में अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद मिश्र और अनिल घनवत शामिल हैं। इनको 2 महीने के भीतर तीनों कानूनों पर अपनी रिपोर्ट देनी है। कोर्ट का कहना है कि किसानों को भी समिति के सामने अपनी बात रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है कि कमेटी गठित है और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। दिलचस्प ये है कि सरकार ने मंगलवार की सुनवाई में भी दावा किया कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं। उधर किसान संगठन इसे सरकार की शरारत बता रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है। किसान संगठनों ने फिर से साफ कर दिया है कि वे इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये कमेटी सरकार के साथ खड़ी है और सिर्फ कागजी जानकारों की है। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। 2 महीने के बाद इस मामले में फिर सुनवाई होनी है, मगर किसान संगठनों का रुख बता रहा है कि सरकार को इससे पहले किसी फैसले तक पहुंचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को असाधारण बताया है और उम्मीद जताई है कि उसके इस आदेश से किसान संगठन संतुष्ट होंगे और प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल बना है उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये उम्मीद अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में बैठे किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार जो चाहती थी उसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए करवाया है। यह आंदोलन को खत्म करने की ओर साजिश है और वो लंबे समय के लिए तैयार होकर आए हैं। उनका कहना है कि ये कानून अगर लागू हुए तो उनकी आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। कद महज 3 फुट 5 इंच, लेकिन बरेली से करीब 300 लोगों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने प्रमोद यादव पहुंचे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता ही नहीं, समर्थक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और उन केंद्र सरकार को ये कहा है कि आपने जो है बगैर किसानों से मशवरा करे हुए ये आपने 3 कानून जो पास करने को किया है और जो हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज बरेली से चलकर हम लोग आए हैं और साथ में बरेली के काफ़ी संख्या में भी लोग आए हैं, तो किसानों के समर्थन में हम यहाँ पर आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसान नेताओं के तेवर में कोई नरमी नहीं दिख रही है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक के किसानों की यही राय है कि कानून रद्द होना चाहिए। यही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य सतनाम सिंह पन्नू ने कमेटी में शामिल एक सदस्य को किसान नेता मानने से ही इनकार कर दिया। जो भूपिंदर सिंह मान है वो किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग और महिलाओं के वापस जाने की सुप्रीम कोर्ट के अपील को पहले ही किसान नेता ठुकरा चुके हैं। किसान और सरकार के बीच में 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारी बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। ऐसे में सरकार और किसान संगठन दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब ये धरना और लंबा खिंच सकता है। गाजीपुर बॉर्डर से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी को किसानों के दबाव का सामना करना पड़ा है। हाल ही में करनाल में किसानों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसान महापंचायत का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था और इन परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष और मीडिया की अटकलें निराधार हैं, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। राजनीतिक माहौल सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं, खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है और अपना पूरा कार्यकाल ये सरकार करने वाली है। वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वैक्सीन को वक्त की जरूरत बताया। साथ ही उन्होंने तंज भी कसा कि ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन कम इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा है। सारे राज्यों को वैक्सीन जाना शुरू हो गया है और अब सवाल यह है कि क्या राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन लेंगे। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, आप लोग, आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने काफ़ी रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया है, आप वैक्सीन लेंगे? देखिए, वैक्सीन जो अभी कोरोना को लेकर के लाया जा रहा है, पहली बात तो अगर सुरक्षा के लिए है, सेहत के लिए है, पहले भी हम लोग बचपन में वैक्सीन लिए हैं, तो ये वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत हर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वैक्सीन तो बरसों से देश में लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वैक्सीन की जो चर्चा हो रही है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि वैक्सीन कम इवेंट मैनेजमेंट अधिक दिखता। कल वो खुदा ना खास्ता कुछ होता है इस वैक्सीन से लगाने के बाद या कुछ, तो लोग मुआवजे की मांग करते हैं, वो एक अलग राजनीति शुरू होने लगता है। फिर क्या होगा पता नहीं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत गंभीरता से दिखाई, इसमें गंभीरता कम दिखती है और एक प्रचार प्रसार का माध्यम ज़्यादा दिखता है। मतलब आपको वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट बनाया जा रहा है इससे आपको दिक्कत है? तब पहले भी वैक्सीन लगे हैं, कभी तो ऐसी चीज़ें देखने सुनने को नहीं मिला। और यहाँ तो लगता है कि हम होड़ लगे हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बाजारू बनाने से वो चीज़ें की महत्वता मुझे लगता है कि कोई माने नहीं रहता, सीरियस चीज़ें दिखती नहीं हैं। यूपी में बर्ड फ्लू की वजह से सरकार ने दूसरे प्रदेशों से मुर्गे और अंडे मंगाने पर रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू की दहशत से यह पोल्ट्री कारोबार 80% तक कम हो गया। यूपी में हर दिन औसतन 30 लाख मुर्गे बिकते हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों में पक्षियों की मौत हुई है, जिनकी जांच की जा रही है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अयाज इस गुमटी में पिछले 10 साल से अंडों का कारोबार करते हैं। सुबह से कोई खरीदार नहीं आया। कई रोज पहले खरीदे गए अंडे गुमटी में भरे पड़े हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं अंडों की बिक्री पे ही रोक न लग जाए।
कितना असर पड़ा कि कितना कारोबार पहले कर लेते थे, अब कितना हो रहा है? 90% कम हो गया है तो कारोबार को छोड़िए, 10% बचा है, बस उतना ही चल रहा है। 10% में अब क्या कर लेगा आदमी, 3-4 दिन से ऐसी दुकानदारी। यूपी में पोल्ट्री का बड़ा कारोबार है, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ यूपी में करीब 30 लाख मुर्गों की रोजाना खपत होती है। होटल रेस्टोरेंट के अलावा पटरी पे भी इसका बड़ा कारोबार है। महीनों चले लॉकडाउन ने पोल्ट्री कारोबार की कमर तोड़ दी। कारोबार संभला तो अब बर्ड फ्लू आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि 75 जिले हैं। हर जिले में 200 गाड़ी हैं, हर जिले में 200 गाड़ियाँ जाती है। एक गाड़ी में 1500 बर्ड होता है, 2000 बर्ड होता है। उसके हिसाब से 30 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में इसका खपत है। तो वो खपत में आज की डेट में जो गिरावट है वो 80% आ गई है। गोरखपुर में टिकरिया के जंगल के किनारे सैयद इकबाल का विशाल पोल्ट्री फार्म है। इसमें अंडे देने वाली 10,000 मुर्गियां पली हुई हैं। सिर्फ गोरखपुर में 200 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म हैं। इन्हें कायम करने के लिए पोल्ट्री फार्म वालों ने बैंकों से करोड़ों का कर्ज ले रखा है। अगर बर्ड फ्लू बीमारी फैली और उसकी रोकथाम नहीं हो पाई तो इस धंधे से जुटे हुए लाख परिवार जो हैं वो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा। कानपुर जू में जंगली मुर्गों को बर्ड फ्लू होने के बाद जू बंद कर दिया गया है और काफी पक्षी मारे गए हैं। इसी तरह लखनऊ जू में चिड़ियों के सारे बाड़े बंद कर दिए गए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों को मुर्गे खिलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार कहती है कि वो इसे फैलने से रोकने का पूरा इंतजाम कर रही है। हम पूरी तरह से इसमें सतर्क हैं और बर्ड फ्लू किसी कीमत पर हम अपने प्रदेश में नहीं फैलने देंगे। मुझे मालूम है एक हमारे कुक्कुट पालन वाले लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से ज्यादा बर्ड फ्लू की दहशत है। अभी जब कारोबार इतना कम हो गया है तो अगर केसेस बड़े पैमाने पर निकल आएंगे तो पोल्ट्री उद्योग का क्या होगा समझा जा सकता है। गोरखपुर में सलीम, कानपुर में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो बर्ड फ्लू ने कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ा दी और जिस तरह से कारोबार पर असर पड़ रहा है वो वाकई में मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति ये भी साफ नहीं है कि आगे कब तक इस तरह से कारोबार जो है वो प्रभावित रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख और तमाम सरहदों पर भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। ये बात कल थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कही। उन्होंने कहा कि लद्दाख की सरहद से चीनी सैनिकों की वापसी की बात को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सतर्क रहना होगा। लद्दाख की सरहदों पर अपने जिन 10,000 सैनिकों को चीन ने वापस बुलाया है वे भीतरी इलाके के थे और अग्रिम चौकियों पर उनकी तैनाती जस के तस है। इसलिए भारतीय सेना अपनी तैयारी और तैनाती में कोई ढील नहीं दे सकती। ये बात मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा। हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई है, नए बैरक बनाए हैं। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। बीते साल लद्दाख पर लंबे चले तनाव और टकराव के बीच चीन ने वहां 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। भारत की चिंता चीन के साथ पाकिस्तान का गठजोड़ भी है। There is no doubt that a collusive threat exists. This is not just something which was part of some strategy paper or loud thought process, but it is very much manifesting itself on the ground. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields.
and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. And in dealing with such a threat, we will of course have to see which is the more serious threat and prioritize and deal with that first. अच्छी बात यही है कि दोनों पक्ष फिलहाल बातचीत कर रहे हैं और इसी में हल देख रहे हैं। चीन पहले भी पाकिस्तान को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। सेना प्रमुख ने इसे और स्पष्ट कर दिया है। उधर पूर्वी लद्दाख में हालात जस के तस बने हुए हैं, इसलिए अब सेना और सरकार को नए सिरे से इससे निपटने की रणनीति बनानी होगी। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो नई आई है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोगों को चिंता हो रही है कि प्राइवेसी जो है उनकी कहीं वो तो खतरे में नहीं पड़ रही है। इस बीच कंपनी ने सफाई दी और कहा कि लोगों के निजी संदेश कोई नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी लोग सिग्नल जैसे दूसरे विकल्पों की तरफ अब देखने लगे हैं। व्हाट्सएप से लोगों को हटने के ऐसे ट्वीट्स और संदेशों के बाद कंपनी बचाव की मुद्रा में दिखी। भारत में 34 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ने ये सफाई दी कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ क्या जानकारी साझा करता है और क्या नहीं। उसने एक बार फिर कहा है कि आपके निजी संदेश ना तो वो खुद देख सकता है और ना ही आपके कॉन्टैक्ट्स फेसबुक के साथ साझा करता है। व्हाट्सएप ने ये भी बताया कि वो इसका लेखा जोखा भी नहीं रखता कि आप किसे संदेश भेजते हैं या फोन करते हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि ज्यादातर तब्दीलियां सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में लागू होंगी, निजी खातों में नहीं। फेसबुक का नया सिक्योर होस्टिंग सॉल्यूशंस कारोबारों को अपने ग्राहकों से बेहतर तरीके से चैट करने, रसीदें भेजने के तो काम आएगा ही, ये बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स के साथ आपकी बातचीत देख सकेगा और उसे मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकेगा, जैसे फेसबुक पर विज्ञापन दिखाने के लिए। ये फेसबुक को दी जाने वाली काफी ज्यादा जानकारी है और ऐसे समय उभर कर आई है जब ज्यादातर लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी काफी मायने रखती है। तो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ आखिर किन जानकारियों को साझा करता है? जिन जानकारियों को साझा किया जा रहा है उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम और फोन मॉडल की जानकारी है, आपके आईपी एड्रेस की जानकारी, आप जिस जगह हैं वहां की जानकारी, आपके फोन की भाषा, सेल्यूलर प्रोवाइडर और भुगतान के आंकड़े। सिग्नल और टेलीग्राम ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीतियों पर उठे सवालों का फायदा उठाया है। जनवरी महीने में अब तक सिग्नल 18 लाख बार भारत में डाउनलोड किया जा चुका है, जबकि दिसंबर में आंकड़ा सिर्फ 14,000 डाउनलोड का था। नई दिल्ली से रूबीना मोंगिया, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें 8 से 10 बजे तक दिखाई हुई सभी खबरें जो हैं वो आपको विस्तार से दिखाते हैं। आप चुन सकते हैं कि कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली खबर है टॉप न्यूज में कृषि कानून से जुड़ी हुई, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है उसके जो चारों सदस्य हैं उनको लेकर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और किसान जो है उस समिति में जाने को तैयार नहीं है। दूसरी खबर है टेंशन में हरियाणा सरकार, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तीसरी खबर है बर्ड फ्लू के चलते मीट कारोबार पर बड़ी मार पड़ी है, चिकन और अंडे के दाम जो है वो बुरी तरह गिर गए हैं। चौथी खबर है अमेरिका से जुड़ी हुई, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर आज वोटिंग होने जा रही है। पांचवी खबर है टीम इंडिया से जुड़ी हुई, अगला जो टेस्ट है उसके लिए एक के बाद एक जो खिलाड़ी हैं वो अनफिट होते जा रहे हैं और अब 11 फिट प्लेयर को चुनना भी यहां पर चुनौती साबित हो रही है। तो आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।